आपने दशरथ मांझी पर लिखा पहाड़। अब मेरा ससुराल उसी इलाके में है। अब हम लोगों के लिए मुसीबत हो जाती है जब दशरथ मांझी को आप लोग आम लोगों तक पहुंचा दिया आप लोगों ने। अब हम लोगों की पत्नियां कहती हैं, हमारी और दूसरे लोगों की पत्नी कहती है कि देखिए दशरथ मांझी पहाड़ काट दिए, आप ये काम भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों पर जो दबाव है वो पतियों पर बढ़ जाता है। ये प्रेम एक अलग तरह की चीज़ है। और दशरथ मांझी तो पैना लेकर के बैठे थे कि उसकी पत्नी इतना देर कर रही है खाना पानी लाने में, आज आएगी तो उसको पैना से मारेंगे। जब और देर हो गई तो चल दिए वहाँ से। जब आकर देखे कि एक चट्टान पर बैठ कर रो रही है और जो पानी में घड़ा का पानी ले जाकर वो चट्टान से टकरा करके वो घड़ा टूट गया है, तो पत्नी के प्रति जो उनका गुस्सा था वो एक अलग तरह के सम्मोहन में बदल गया। और वो फिर जो वो लुत्ती उठी, भीतर से अग्नि उठी कि हाले तूने मेरी पत्नी के चोट मार दिया, हम तुमको काट देंगे। ये पैदा प्रेम की पराकाष्ठा। हाँ, ये लपट, ये ऊर्जा वो भीतर से उठती है। अगर आपके भीतर भी कहीं रियल कोई ऊर्जा उठ गई हो, कभी कभी हर जीवन में ऊर्जा कभी न कभी उठती ही है। कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए, आप 5 दिन से नहीं सोए हों, फिर अचानक नींद कैसे खुल जाती है, तो वो क्या होता है कि एक ऊर्जा है जो आपके भीतर से पैदा होती है ना। ताजमहल बनवाया शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के लिए, चूँकि वो अमीर था, है ना। देवदास का पूरा एक देवदास की परिकल्पना है। हमारे यहाँ महेंद्र मिश्र है, 3 वेश्याओं से प्रेम की, उनकी एक पराकाष्ठा है। लेकिन इनकी जो पराकाष्ठा है वो मात्र इतने में है कि इनका घड़ा तोड़ दिया पहाड़ ने और पत्नी को घुटने में मार दिया। उस पत्नी के बारे में जो सोच रहे थे कि अभी तक नहीं लेकर के आई, आज उसको हम पैना से मारेंगे हल चलाते समय, तो वो चक्र जो है ना वो भीतर से यहाँ से उठ करके यहाँ आया और यहाँ से चढ़ करके यहाँ आया। और यहाँ आकर के जब बदला कि मेरी पत्नी को मार दिया और आने जाने का रास्ता नहीं है, पहले भाव समझ में आया, पत्नी के प्रति प्रेम समझ में आया। फिर और किसी की पत्नी, वो इतना बड़ा उन्होंने उस समय नहीं सोचा था कि इतने लोगों को खाना पानी ले करके जाना होता है, अगर कोई एक रास्ता रहे इसमें से तो आराम से लोग पहुंचा देंगे। तो वह पराकाष्ठा बन गई जाकर के प्रेम की। तो जिस दिन अगर कोई प्यार की किरण या कोई इस तरह का भाव एक बार आपके भीतर उठ जाएगा, फिर आप रुक नहीं पाइएगा, अपने को रोक नहीं पाइएगा, क्योंकि उसका सीधा का सीधा एल्केमिस्ट एक उपन्यास है। उस एल्केमिस्ट में उसका पात्र जो है वो कहता है कि अगर तुम्हारे भीतर सच्ची निष्ठा हो और सच्ची कामना, सच्ची कामना हो और आप उसको कह दीजिए, तो प्रकृति आपको मदद ही नहीं करती, आपके पक्ष में षड्यंत्र भी रचती है। माया प्रकृति का गुण है, मनुष्य में तो आंशिक माया है, प्रकृति पूर्ण माया तो प्रकृति में है। तो यह मैंने कहा कि यह आग अगर एक बार भीतर से कोई उठती है, कोई भी आग, आप अष्टावक्र गीता पढ़ लीजिए, एक ही चीज़ है पूरे अष्टावक्र गीता में कि एक पंक्ति कि जो आप सोचते हैं हो जाते हैं। सबसे बड़ी क्रिया है सोचना, चिंतन करना। मनुष्य के पास जो अन्य ताकतों के अलावा जो एक ताकत मिली है, जैसे क्या हुआ कि 35 करोड़ साल पहले लगभग इस पृथ्वी का जन्म हुआ। विभिन्न प्रजातियां चलती रहीं, जन्म लेती रहीं, बनती रहीं। 70,000 साल पहले 25 लाख साल पहले आदमी आया। 70,000 साल पहले आदमी को बुद्धि आई। और आपको 13,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। 500 साल पहले उद्योग की शुरुआत हुई। और आज उद्योग की व्यवस्था ऐसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई है जहाँ मनुष्य के समानांतर एक मनुष्य खड़ा है एआई बन करके। तो ये एक लगातार जो ये एक ग्राफ है ना, एक इस यात्रा का ग्राफ मनुष्य के जीवन में एक पूरा का पूरा, वह एक अलग तरह का, और जो जैसा है बिल्कुल उसको वैसा मिलेगा। सब कुछ निर्भर करता है आपके सोचने की कला पर।
आपने देवों के देव महादेव लिखा, आपने कई फिल्में लिखी, कई टीवी सीरियल्स के लिए काम किया। उसके बाद अब आपने अपना जीवन जो है वो समाज के लिए, मानव जाति के लिए समर्पित करने का फैसला किया है। आप गंगा यात्री हैं। आपने गंगा की जो समस्याएं हैं उनको लेकर यात्रा निकाली। तो क्या आपको लगता है यह डर, यह भय कि गंगा की हालत सरस्वती जैसी हो जाएगी, गंगा लुप्त हो जाएगी? क्योंकि जब सरस्वती रही होगी तो उस समय सरस्वती किनारे अगर खड़ा होकर कोई बोलता कि यह जो विशाल नदी जो है सरस्वती, ये किसी दिन लुप्त हो जाएगी, तो लोग हंसते उस पर। आज वही ग्रांटेड ले रहे हैं हम लोग गंगा को। तो गंगा एक नदी नहीं है भारत के लिए, गंगा भारत है। तो इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है और आम आदमी इसमें कैसे योगदान दे सकता है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि आप घर बना सकते हैं, आप परिवार बना सकते हैं, आप समाज बना सकते हैं, आप संस्कार बना सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं, आप नदी और पहाड़ नहीं बना सकते। और जिसे नहीं बना सकते उसे बिगाड़ने का आपको कोई हक नहीं है। गंगा के साथ करना क्या है? कुछ न किया जाए, न करना है समाधान है। जितना करेंगे उतना बिगड़ेगा। जो प्राकृतिक संसाधन, उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप प्रकृति तो निर्मित नहीं कर सकते। जब आप प्रकृति को निर्मित नहीं कर सकते तो जो भी करेंगे आप, अगर कुछ भी करेंगे तो वो नेगेटिव जाएगा। सबसे बड़ा प्रयास है कि आप कुछ मत कीजिए, उसको अपने आप जिस तरह से चलती है चलने दीजिए। आप प्रकृति को, मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता। मनुष्य प्रकृति का एक अंग है। तो सबसे अच्छी बात है, अगर कोई कुछ करना चाहता है गंगा के लिए तो वो दुश्मन है। सबसे ज़्यादा बेहतर है कि कुछ न किया जाए। गंगा के साथ वो जैसी बहती है वैसे बहने दिया जाए। अभी तो स्थिति बहुत ही खराब है और संभवतः 25 साल के भीतर गंगा नहीं रहेगी। 25 साल के भीतर गंगा नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार जो 4 लेन सड़क बनाई गई है, अब मैं गया था हिमालय, अभी 1 महीना बाद जाना भी है, तो जो तोड़े गए हैं किनारे किनारे की चट्टानें, अब ऊपर से जो पानी हजारों साल में जिसने रास्ता बनाया था नीचे उतरने का, उसमें का 70% पानी जो है अब आकर के पहाड़ में, जहाँ तोड़े गए हैं जगह, उसमें आकर के भीतर गुम हो जाता है। पहाड़ के गिरने की घटनाएं सुनाई देती हैं। पूरे हिमालय में 1000 बांध है, 1000 टनल है, 1000 आपको झील है। पानी का लेवल जहाँ जमा हुआ है, बादल जगह जगह कहीं भी फट जा रहे हैं, क्योंकि जो बादल ऊंचाई पर जाते थे इन झीलों की वजह से वो नीचे आ जाते हैं और कहीं भी फट जाते हैं। ये पूरे प्रक्रिया में जो भी जल चक्र था, उस जल चक्र का संतुलन हिमालय में पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और जब हरिद्वार में गंगा आती है तो आप उसका आपको 98-99% पानी आप दिल्ली लेकर के चले जाते हैं पीने के लिए। उसके बाद आप नरोरा में आते हैं तो वहाँ एक मुलायम सिंह की नहर है, एक चरण सिंह की नहर है। मुलायम सिंह की नहर को 24,000 क्यूसेक पानी मिलता है, इनको चरण सिंह वाले को 16,000 क्यूसेक पानी मिलता है, और गंगा को 140 क्यूसेक पानी मिलता है। फर्रुखाबाद में मैं गंगा को पार कर रहा था तो मैं और एक बकरी एक साथ पार कर रहे थे, इतना ही पानी था। तो जिन स्थितियों में गंगा पर इतना ज़्यादा किया गया, इतना ज़्यादा किया गया, इतना ज़्यादा किया गया कि इस करने ने गंगा को ले लिया। और गंगा सामान्य नदी नहीं है, गंगा बदला लेने वाली नदी है। मार करके मरेगी। आप देखिए गांव-गांव में कैंसर के मरीज किस तरह से बढ़ रहे हैं। गंगा के 7-8 पुत्र थे, सबको खा गई। सत्य के लिए गंगा पर भीष्म पितामह ने एक बार खेल खेल में बचपन में गंगा को बांध दिया था, उनकी मृत्यु सरसरिया पर हुई थी। तो गंगा क्षमा करने वाली नदी नहीं है, गंगा बदला लेने वाली नदी है। और अभी तो गंगा बदला ले रही है, वो जाएगी ही नहीं। पूरा ये इलाका, आपको ये पूरा पटना जो जगर मगर दिख रहा है ना, आप देखिएगा 25 साल के भीतर, अभी हम कम से आपकी तो उम्र है, हम लोग पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चल देखिएगा सब खंडहर में तब्दील हो जाएगा। अब तो बहुत भयावह तस्वीर आप बता रहे। बिल्कुल भयावह नहीं है ये, माने भयावहतम है। अब उस जगह पर पहुंच गई है ये धरती की, अब आप पेड़ लगा करके भी आप सुरक्षा नहीं कर सकते इस धरती की।
प्रकृति को जिस तरह से मनुष्य, आप दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप एक बात जान लीजिए, आप अपना ही बिगाड़ेंगे। मनुष्य जितना कुछ कर रहा है ये मनुष्यता को मनुष्य का बिगाड़ रहा है, ये अपना बिगाड़ रहा है। आप देखते हैं ना कि आपकी हवा सांस लेने लायक नहीं है, आप प्रदूषित हवा सांस ले रहे हैं, आप प्रदूषित जल पी रहे हैं, जल में आर्सेनिक का है। आपको मैं ये बताऊं कि माताओं के दूध में कैंसर आ गया है, मातृत्व कलंकित हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक माँ अपने बेटे को आर्सेनिक युक्त दूध पिलाती है और गोद में आते ही बच्चे को कैंसर दिखाई पड़ता है। ये गंगा की देन है। नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। मनुष्य तो जिजीविषा के लिए जाना जाता है। मनुष्य क्या, अब यहाँ पर हम अगर गंगा के बेटे हैं, हम अगर भारत के बेटे हैं, तो हमारी कुछ जो हमारे पूर्वज ने किया उसको ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे गंगा, वहाँ आप जाइएगा उत्तर प्रदेश में, अगर इस सवाल उठाइएगा तो कहते कि नहरें वोट देती है, गंगा वोट नहीं देती। नहर हम जब बनाते हैं तो उस इलाके के लोग वोट देते हैं। गंगा से निकलने वाली नहरें वोट देती है, गंगा वोट नहीं देती। जिस दिन चेतना में ये बात पहुंच जाएगी और गंगा वोट देने लगेगी, उस दिन गंगा पर ध्यान आ जाएगा। लोगों की चेतना में अगर गंगा आ जाएगी, गंगा की ज़रूरत आ जाएगी। लेकिन वही है कि हम पैदा हुए जिस अवस्था में, अभी की जो पीढ़ी पैदा हुई है, यह इसका सरोकार दो चीज़ों के साथ है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो उम्र है, तो लगभग आपकी उम्र के साथ साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई है। सारी चीज़ें जो टीवी आया, मोबाइल आया, ये आया, ये कोई बहुत दिनों की चीज़ नहीं है। ये लगभग आपकी उम्र के साथ साथ विज्ञान एक नई चुनौती बन करके जीवन में प्रवेश किया। ये कितना अजीब है कि सारा काम मशीनें कर रही हैं और आदमी काम मांग रहा है। एक अजीब सी स्थिति है ना, जो पूरे जो जिस युवा की आप बात कर रहे थे उसके सामने सबसे बड़ा संकट क्या है कि वो सारा काम मशीनें कर रही हैं और आदमी काम मांग रहा है। अब आपका शरीर तो स्थिर है, मन तो स्थिर है नहीं। शरीर के लिए काम नहीं है, दिमाग के लिए काम है। उच्छृंखल ही सोचेगा, लगातार कुछ न कुछ सोचता रहेगा, लगातार उसके सोच में स्वार्थ आएगा, उसके सोच में सुविधा आएगी दूसरों को देख करके। आज के पूरे समाज में आप जा कर के देखिए, 3 लोग सुखी हैं। वे लोग जिनका रोजगार अपराध में है, वे लोग जिनका रोजगार सरकार में है, और वे लोग जिनका रोजगार बाजार में है। ये 3 लोग सुखी हैं। और वे लोग जिनका सरोकार समाज में है, वे लोग जिनके सरोकार परिवार में हैं, नैतिकताओं में हैं, वे सारे के सारे लोग किसी तरह से 2 जून का भोजन कर रहे हैं और आने वाली समस्याओं से कैसे लड़ेंगे उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वे जब सो जाते हैं तो उनके खर्राटे से खून निकलता है। ये हालत है लोगों की, और ये स्थितियां निरंतर बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। 22 से 23% लोगों का विलुप्त होना तय है, वो शुरू हो गया है। कोई कैंसर से मरेगा, कोई सुसाइड करेगा, कोई ये करेगा, कोई ये करेगा। इस पूरी व्यवस्था ने रास्ते बंद कर दिए हैं। 2 तरह की दुनिया है, एक पूंजीवादी दुनिया है, एक मार्क्सवादी दुनिया है ना। दोनों के अपने नियम है। एक कहता है कि समानता की बात करता है, एक स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन जब मनुष्य ही अच्छा न हो तो क्या समानता और क्या स्वतंत्रता। सारे मनुष्यों की मतलब कि 98 से 99% समाज में लोग बात करने लायक नहीं रहे। अब हम लोग कहीं एकांत में रहना चाहते हैं, कहीं जा कर के छुप करके रहना चाहते हैं। कोई आकर के बात भी तो अनावश्यक प्रशंसा करेगा, अनावश्यक जो है बहुत सारी बातें करेगा, जो कहेगा वो करेगा नहीं। देखिए कहाँ आकर के मानवता खड़ी हो गई है। तो ऐसे में जो अभी नई पीढ़ी आएगी, आगे हमारी पीढ़ी का कुछ नहीं होगा। हमारी पीढ़ी के लोग तो बात का सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, ये करते हैं, और जब चले जाते हैं तो लगता है कि जैसे खाना खिलाने के लिए हम लोग पत्तल बिछाते हैं ना, पत्तल पर सारा खाना, हमारी सारी बातें वैसे ही झूठी बातें पड़ी हुई हैं, और वो उठ करके चला जाता है। आदमी कोई कुछ लेकर के नहीं जाता। ये ऐसी जो स्थिति है, यह स्थिति कैसे बदलेगी। अब यह बदलने की सीमा जो है अब वहाँ पहुँच गई है कि कोई ज़ोरदार घटना, जैसे कोरोना ने बदला, एक बदलाव तो भीतर लाया, वैसे
छोटी छोटी कई घटनाएं इस तरह की होंगी, और तब आदमी को भीतर ये समझ में आएगी कि हम प्रकृति के अंग हैं। देखिए, गंगा पर आप, मैं इसलिए गंगा का बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आप पैदल चले हैं, आपने साइकिल से यात्रा की है गंगा के कॉज को लेकर, तो आखिर कुछ तो समाधान सूझा होगा आपको कि यह किया जाए तो कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। गंगा के 4 संकट हैं। पहला संकट है बंधन, जो मैंने बताया कि हिमालय में 1000 जगहों पर बधी हुई है। दूसरा संकट है विभाजन, उसके जल का विभाजन हरिद्वार में, नरोरा में, हर जगह जाता है। जितनी नदियों में, छोटी छोटी नदियाँ तो नाला बन चुकी हैं, जितने उद्योग का कचरा है गंगा का पानी जाता है और बहा करके उनको जमुना में मिला देता है। दूसरा विभाजन, तीसरा प्रदूषण, चौथा गाद। बनारस के बाद गाद जम रही है गंगा पर, पाट निरंतर चौड़े हो रहे हैं। बिहार में आपको 14 किलोमीटर, साहबगंज के आसपास जाइएगा तो वहाँ हमको लगता है कि 20 किलोमीटर लंबा पाट हो गया है गंगा का। तो इन स्थितियों में संकट, उनके क्या बुद्ध का ये है ना कि दुख क्या है? दुख है कि बाधी गई है, दुख है कि विभाजित की गई है, दुख है कि प्रदूषित की गई है, दुख है कि गाद जम रही है ना? तो दुख का कारण क्या है? जब दुख का, इनका कारण कौन, किसने ये बाधा, किसने विभाजित किया, दुख का कारण क्या है? फिर जब दुख का कारण आप समझ गए तो आपको समाधान अपने आप मिल जाएगा कि मत बांधा जाए, है, नदियों को विभाजित न किया जाए, कम से कम उसका पानी उसको दिया जाए, है ना, प्रदूषण की चीज़ें उसमें न गिराई जाएं, तो गंगा अपनी जगह पर कायम रहेगी। लेकिन गंगा पर अब ये बात करने की स्थिति शायद नहीं है समाज में। मैं तो बात करके देख चुका, मैं तो नमामि गंगे वगैरह योजनाएं लाई जा रही हैं। अब ये कितनी योजनाएं गंगा के लिए लाई जा रही हैं, यह जाकर के गंगा को देख लीजिए, पता चल जाएगा। किसी सरकार पर कोई आक्षेप किया जाए उसके पहले आप चले जाइए गंगा में, आप तमाम योजनाएं, करोड़ों करोड़ रुपए, ये सारा कुछ वे कहाँ जा रहे हैं देख लीजिए। गंगा के नाम पर कौन कौन से काम किए। घाट से गंगा का क्या मतलब है? जिसके गर्भ में गाद भरी हो और आप घाट बनवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो जब तक आप गंगा के लिए कर रहे हैं या गंगा के बहाने आप कुछ और कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार गंगा की बात करते हैं और गंगा को लेकर काफ़ी गंभीर दिखते हैं। कुंभ में तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गंगा का पानी पीने लायक है। कुंभ में शामिल एक भी व्यक्ति ने गंगा का पानी नहीं पिया, एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि पीने लायक है। तो यह जो है, ये सत्ता का चरित्र है कि यथार्थ के समानांतर एक नया यथार्थ रचना। जैसे हरिद्वार में मूल गंगा में आपको घुटने भर भी पानी नहीं मिलेगा, अगंग नहर दरदरा रही है। तो एक सत्य की सत्ता है जो गंगा की सत्ता, और एक दूसरी सत्ता है जो बनाई हुई सत्ता। एक यथार्थ है जो गंगा का यथार्थ है, और एक क्रिएटेड यथार्थ है। हर जगह जो है एक नए यथार्थ की परिकल्पना की जा रही है, मीडिया उसी को उछाल रही है। लोगों के पास गंगा के नज़दीक जाने की फुर्सत नहीं है। जो मीडिया कहता है मान लेते हैं, जो अखबार कहते हैं मान लेते हैं लोग कि वैसा ही होगा। वे मान लिए हैं कि लोग की गंगा साफ़ हो गई है, एक वर्ग है मान लिया। उनको तब पता चलेगा जब गंगा नष्ट हो जाएगी। अभी जा कर के देखिए गंगा में, अब वो 10 फुट पानी नहीं है गंगा में अभी।